साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 10 दिन पहले पहलगाम में टेरर अटैक हुआ। आतंकियों ने 26 पर्यटकों पर धर्म पूछकर फिर गोली चलाई, उनकी हत्या की। अब उसके बदले की तैयारी की जा रही है और बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को खुली छूट दे दी है। इसके बाद अब एयरफोर्स ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको दे दें, इंडियन एयरफोर्स ने एक्शन से पहले एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आज एयरफोर्स अपने फाइटर जेट का ट्रायल कर रहा है। देश में पहली बार हाईवे पर डे नाइट लैंडिंग का ट्रायल किया जा रहा है। अभी दिन में लैंडिंग का ट्रायल हो रहा है, तो वहीं आज शाम को अब से ठीक 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा। शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक ये नाइट लैंडिंग ट्रायल शो चलेगा। आपको जानकारी दे दें, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें ऐसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है जिस पर फाइटर जेट के लैंडिंग की सुविधा है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर रात में भी लैंडिंग की सुविधा है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, एयर स्ट्रिप पर केवल दिन में ही फाइटर विमानों की लैंडिंग की सुविधा है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पर दिन ही नहीं बल्कि रात में भी फाइटर विमान लैंड कर सकते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं, फाइटर जेट की लैंडिंग की ये डे तस्वीरें हैं, यानी कि आज दोपहर की ये तस्वीरें हैं। इनका आज नाइट लैंडिंग टेस्ट भी होना है। नाइट लैंडिंग ट्रायल से पहले ये डे लैंडिंग ट्रायल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चाहे वो राफेल विमान हो, चाहे वो सुखोई 30 MKI हो, अब से ठीक 4 घंटे के बाद फाइटर जेट का नाइट लैंडिंग का ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, उससे पहले बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी ट्रायल लैंडिंग होगी। आज दिन की तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। आज दिन में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट का टच एंड गो शो था। सबकी नजरें राफेल पर टिकी हुई थी, जिस राफेल ने पाकिस्तान की नींद को उड़ा कर रखा है। राफेल जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर अटैक के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। आज भारत के आसमान में उसकी गर्जना सुनाई दी। इस राफेल विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से लैस है। बहुत कम जगह पर राफेल विमान लैंड कर सकता है। इसका विंग स्पैन 35 फीट, विमान की लंबाई 50 फीट और ऊंचाई 17 फीट है। इसकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये उड़ान भरने के साथ कुछ ही मिनट में पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने को तबाह करने की क्षमता रखता है राफेल विमान। वायुसेना के शौर्य प्रदर्शन की केवल एक यही तस्वीर नहीं है। केवल राफेल ही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो में फाइटर जेट जगुआर ने भी अपना दम दिखाया है। जगुआर जो ब्रिटेन में बना अटैक एयरक्राफ्ट है, ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में सटीक निशाना साधने वाला फाइटर जेट है। ये 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। 600 मीटर के छोटे रनवे पर भी टेक ऑफ कर सकता है। इसका अधिकतम स्पीड 1700 किलोमीटर की है। जगुआर फाइटर जेट की गर्जना से आज गूंज उठा है आसमान।
आइए अब एक और तस्वीर में आपके सामने रखती हूँ। रशिया में बनी सुखोई 30 MKI ने भी आज गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंड किया और आज रात इसकी भी नाइट लैंडिंग ट्रायल है। सुखोई 30 MKI में भी उड़ान के दौरान फ्यूलिंग की जा सकती है। यह फाइटर जेट 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड करके उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास AN-32 जैसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है जिसे रशिया ने डेवलप किया है। ये एक तरह का टेक्निकल एयर लिफ्टर है। भारत में AN-32 विमानों की संख्या 100 से ज्यादा है। इसकी भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब आपको हरक्यूलिस विमान की भी ताकत दिखाती हूं, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल में से एक कहा जाता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट इतनी खूबियों से लैस है जितना कोई दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं रहा है। इस विमान का इस्तेमाल अलग अलग मिशन में किया गया है, फिर चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो यानी कि नेचुरल डिजास्टर हो, मानवीय संकट की घड़ी हो या फिर युद्ध की परिस्थिति हो। C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। पहले ये तस्वीरें आप देखें, उसके बाद कुछ और खूबियां इसकी आपके सामने रखती हूं। भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, इसे बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करती है। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की खासियतों पर जरा गौर करें। हवा में ईंधन भरना हो, जमीन पर ईंधन भरना हो, मौसम की टो लेनी हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई खोज करनी हो या फिर बचाव करना हो, हवाई सूचना का संचालन हो या फिर पैरा ड्रॉप हो, हवाई फाइटर ब्रिगेड, समुद्री निगरानी, स्पेशल ऑपरेशन और कई अन्य मिशन में ये इंफ्रारेड डिटेक्शन सेट, सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, आधुनिक उड़ान स्टेशन और होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले जैसी कई मॉडर्न सुविधाओं से लैस है और यही खासियतें इसे सबसे अलग खड़ा करती हैं। पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत से वो खुद भी वाकिफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक, थल से लेकर नभ तक वो भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 270 है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 64 है। महज 64, आधे भी नहीं है। पानी, अगर हम भारत की बात करें, भारत के पास पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारत के पास स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 74 की संख्या में और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास केवल 27, यानी ये भी 2 गुने से ज्यादा। एयर टैंकर की बात करें तो भारत के पास 6 है तो पाकिस्तान के पास 4। इंडियन एयरफोर्स के सामने पाकिस्तान का कद ऐसे है जैसे विशाल पेड़ के सामने मामूली झाड़। फिर भी पाकिस्तान ऐसा है और वहां के हुक्मरान ऐसे हैं कि आसमानी बातें करते रहते हैं। बस आसमान में आज भारत की गर्जना देखकर ही पाकिस्तान का हलक फूट गया होगा। हालांकि पहले से वो बखूबी जानता है कि हिंद की फौज जब हुंकार भरती है तो दुश्मन को नेस्तो नाबूद किए बिना नहीं रुकती, नहीं थकती। आसमान में भारत की पावर ऐसी है कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान चंद घंटे ही टिक पाएगा। भारत के पास हेलीकॉप्टर 899 है। भारत के पास सिर्फ 373 अटैक हेलीकॉप्टर ही हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो महज 57 अटैक हेलीकॉप्टर वाला पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आता। भारत के पास 351 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है।
जबकि पाकिस्तान के पास इसकी संख्या मात्र 565 है। हेलीकॉप्टर की संख्या में तो पाकिस्तान भारत से कोसों दूर है। भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी पाकिस्तान पर भारी है। भारत के राफेल ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। राफेल के जवाब में पाकिस्तान के पास कौन सा फाइटर जेट है और क्या वो राफेल का मुकाबला कर सकता है? क्या राफेल के सामने वो स्टैंड करता है? ये भी आपको बता दूं, भारत के पास जो राफेल है वो मेड इन फ्रांस है, जबकि पाकिस्तान का JF-17 चाइनीज माल है। राफेल की रेंज जहां 3700 किलोमीटर से ज्यादा की है, जबकि पाकिस्तान का JF-17 इसकी रेंज मात्र 3482 किलोमीटर की है। अगर स्पीड की बात करें तब भी राफेल चाइनीज माल पर भारी पड़ता है। राफेल में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के JF-17 में सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट है। हार्ड पॉइंट का मतलब ये है कि यानी हथियार ढोने की क्षमता किसी विमान में कितनी है, उसे ऐसे गणना की जाती है, यानी कि इंजन, रेडार और हथियार, हर मामले में राफेल पाकिस्तानी JF-17 से बेहतर है। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि JF-17 म्यांमार के पास भी है, जिसकी कई बार म्यांमार शिकायत भी कर चुका है कि इंजन गर्म होने से लेकर रेडार तक JF-17 विमान में फेल कर जाता है। लेकिन राफेल विमान में एक शिकायत नहीं है, इसकी ताकत भरपूर है। भारत का राफेल पाकिस्तान को घुटने पर ला देने के लिए काफी है। राफेल मेड इन फ्रांस है, जिसकी रेंज 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि पाकिस्तान का राफेल जिसकी रेंज 4200 किलोमीटर है, वो भारत के सामने टिकता नहीं है। भारत के राफेल की स्पीड की अगर बात करें तो 1915 किलोमीटर की है, जबकि पाकिस्तान के राफेल की स्पीड 916 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भारत के राफेल का रेडार जहां स्पेक्ट्रा है, जिसका एक बार में टारगेट 80 है, जबकि पाकिस्तान का रेडार APG-83 है, जिसका टारगेट 20 है। भारत का राफेल पाकिस्तान के राफेल से कई ज्यादा ताकतवर है और मारक क्षमता बेहतरीन है। इसका मतलब ये, चाहे पेलोड हो, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे एक्शन दिखाना हो, चाहे वार करना हो, हर लिहाज से भारतीय राफेल ज्यादा ताकतवर है। तो भारत का F-16 विमान है, माफ कीजिए, भारत का राफेल विमान हो या फिर पाकिस्तान का F-16 विमान है, दोनों के बीच में तुलना हमने आपको बता दी कि जो भारत की ताकत है उसके सामने पाकिस्तान का F-16 विमान कहीं नहीं टिकता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हुक्मरान हो, पाकिस्तान की फौज हो, वो गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं हटती है। अब जरा भारत पाकिस्तान के पास कौन कौन से फाइटर जेट है उसकी भी जानकारी आपके सामने रख दें। भारत ने आज राफेल की ताकत दिखाई, तेजस की ताकत दिखाई, सुखोई MiG-29 हो या फिर मिराज 2000 हो, जगुआर हो या MiG-21 जैसे दुश्मन को तबाह करने वाले एक से बढ़कर एक एडवांस फाइटर प्लेन है। वहीं पाकिस्तान की बात करें, JF-17, F-16 जिसके बारे में डिटेल्स अभी हमने आपको दी, F-7 हो, मिराज 3 हो और मिराज 5 जैसे जेट हो, वो भारत के मुकाबले काफी कम है। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में अटैक हेलीकॉप्टर की भी भरमार है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास देश में बनी हुई प्रचंड और रुद्र जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं अमेरिका की अपाचे और रूस की Mi-25 और 35 जो इंडियन एयरफोर्स को और मजबूत बनाती है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास AW139 और Mi-17 है। ये पाकिस्तान की ताकत है। अब देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि रशिया भारत के साथ भी डिफेंस डील करता है, रशिया पाकिस्तान के साथ भी डिफेंस डील करता है, लेकिन आपको फिर उनकी कैपेसिटी को देखना होगा कि भारत के पास जो विमान है उसकी ताकत कितनी है और जो पाकिस्तान के पास फाइटर प्लेन्स है उनकी ताकत कितनी है। अब गंगा एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो में हरक्यूलिस विमान ने भी अपना कमाल दिखाया। अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ भी भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ता है।
भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनमें अमेरिका में बना C-17, रूस का सेकेंड 76 MG, अमेरिका का हरक्यूलिस C-130J, फ्रांस का एयरबस A321 भी शामिल है। जबकि पाकिस्तान के पास अगर हम बात करें तो C-130 है, यानी कि भारत के C-130J वर्जन से पुराना एयरक्राफ्ट है। स्वीडन का फैब 2000, फ्रांस का A319, ब्राजील का फिनोम 100 और अमेरिका गल्फस्ट्रीम 4 भी इसमें शामिल है। अब शाहजहांपुर के एक्सप्रेसवे पर वायुवीरों का शौर्य तो आपने देखा, और आपके साथ साथ बॉर्डर पार पाकिस्तानियों ने भी देखा, जिसके बाद पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान को अपना अंत नजर आ रहा है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अंत की शुरुआत कहां से होगी, कब होगी और कैसे होगी। वो समंदर के रास्ते होगी या फिर वो हवा के रास्ते होगी या फिर जमीन पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, आसमान से बम बरसेगा या फिर समंदर से कोई अटैक आएगा, जमीन में घुसकर, घर में घुसकर मारेगा। पाकिस्तानी फौज और उसके जनरल इसलिए दिन रात सुबह शाम यही सोच कर मरे जा रहे हैं। हिंदुस्तान भी कह चुका है कि पहलगाम हमले का हिसाब तो जरूर होगा और चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान समझ चुका है कि इस बार वो बचकर नहीं निकल पाएगा। बड़ी खबर आपको दे दे, पहलगाम हमले के 7 दिन के बाद आसिम मुनीर आखिरकार अपने बिल से बाहर आ गया है। आसिम मुनीर को झेलम इलाके के टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में देखा गया है। आसिम मुनीर टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में चल रही वॉर एक्सरसाइज को देखने के लिए पहुंचा। मुनीर ने टैंक पर खड़े होकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। कहा कि अगर भारत की तरफ से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान उसका बड़ा जवाब देगा। दरअसल भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान इस वक्त जबरदस्त पैनिक में है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सैनिक फौज से इस्तीफा दे रहे हैं। सोचिए जरा, अभी तो जंग शुरू हुई नहीं कि उनकी हालत पहले ही पतली होने लग गई, पहले ही इस्तीफों की झड़ी लग गई। पाकिस्तान फौज के अधिकारी अपने परिवार को लेकर विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं। खुद वहां का आर्मी चीफ आसिम मुनीर पिछले 7 दिनों से किसी बिल में छुपा हुआ था, अब वो अंडरग्राउंड से बाहर आ गया है। अपनी हैसियत की ज्यादा डींगे मार रहा है, तस्वीरें बाहर आ रही है, केवल ये दिखाने की कोशिश है कि हम भी है मैदान में। लेकिन जहां पर भारत खड़ा हो जाता है वहां पर पाकिस्तान पानी कम हो जाता है। आसिम मुनीर झेलम की टिल्ला रेंज में चल रहे पाकिस्तानी सेना का युद्धाभ्यास देखने के लिए पहुंचा था और इस वॉर एक्सरसाइज का नाम हैमर स्ट्राइक दिया गया। इसमें फाइटर जेट, टैंक, आर्टिलरी, कॉम्बैट एविएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में युद्ध की आहट भर से ही जबरदस्त बौखलाहट है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सबसे ज्यादा हलचल है। वहां की स्थानीय सरकार ने LOC के पास बसे हुए इलाके में लोगों को 2 महीने का राशन और जरूरी सामान इकट्ठा करने का निर्देश दे दिया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने निर्देश दिया कि LOC के करीब बसे हुए 13 इलाके को 2 महीने के लिए खाना और पानी स्टॉक कर लेना चाहिए। पाकिस्तान को इस बार POK हाथ से निकलने का डर सता रहा है। बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन से घबराए हुए पाकिस्तान ने अब POK में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान ने सभी मदरसों के लिए 10 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान को आशंका इस बात की है भारत पहलगाम हमले का जवाब सैन्य कार्रवाई से दे सकता है। ऐसे में स्कूलों में बच्चों को हमले के बचाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से कई शहरों में जंगी सायरन भी लगा दिया है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने पेशावर, एबटाबाद, बरदान समेत 29 जगहों में चेतावनी सायरन लगाने का फैसला किया है। अब इस सायरन का मकसद भी आप समझ लें।
हमला हो या इमरजेंसी की परिस्थिति हो, नागरिकों को अलर्ट करने के लिए ये वार्निंग सिग्नल है। भारत के एक्शन से न सिर्फ पाकिस्तानी सेना दहशत में है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी आका भी डर के मारे कांप रहे हैं। भारत की संभावित सर्जिकल स्ट्राइक और कोवर्ट ऑपरेशन से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारतीय फौज उसके पालतू आतंकी हाफिज सईद को टारगेट कर सकती है, और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को गाड़ी में बिठाकर अपने सेफ हाउस में पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर कितना पैनिक है, कितनी घबराहट है, वो एक एक करके बयानों के जरिए सामने आ रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब बौखलाए हुए हैं, और इसी बौखलाहट में पाकिस्तानी रेंजर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फायरिंग तेज कर दी है। पाकिस्तानी सैनिक लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत के करीब 30 पोस्ट पर फायरिंग की गई है। कुपवाड़ा में भारत की चौकियों को निशाना बनाकर ये गोलीबारी की जा रही है। उरी हो, पुंछ, अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की गई। नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि अपनी पोस्ट पर तैनात भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की इस हरकत का उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब भी दिया। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हो रही गोलीबारी के बीच कुपवाड़ा में बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों ने अपने घरों के नीचे कंक्रीट का बंकर तैयार किया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन लगातार हो रहा है। हम इस समय कुपवाड़ा सेक्टर के चौकीबल एरिया में हैं। यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के नीचे करीबन 5 से 10 फीट नीचे एक बड़ा बंकर बना रखा है, और ये बंकर ऐसा है कि इसमें आसानी से करीबन 5.5 से 6 फीट तक की जगह है, और ये कुल मिला के 12 फीट का है। यहाँ पर सारा सामान रखा गया है। इसे मल्टीपल लेयर तैयार किया गया है ताकि 2019 तक इस पूरे इलाके में शेल्स गिरते थे, यानी तोप के गोले गिरते थे, जिसकी वजह से यहां पर काफी नुकसान हुआ है। सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान फिर से कर रहा है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भारत एक्शन लेता है तो उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन दोबारा से आरटी शेल्स के द्वारा करेगा। इसीलिए जो बंकर तैयार किया गया है इसमें कंक्रीट, उसके साथ लोहे की छड़ें और काफी ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करते हुए यहां पर जो पूरा रॉड है, आयरन का प्लेट्स हैं, उनको लगाया गया है ताकि शेल के स्प्लिंटर्स अंदर की तरफ ना जाएं। और लाइट यहां पर लगाई गई है। उसके अलावा एक और लाइट है, कनेक्शन दिया गया है, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। हम आपको बता दें कि ये डर और खौफ नहीं बल्कि सुरक्षा है, ताकि स्थानीय लोग पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें, और पाकिस्तान को जब भारतीय सेना जवाब दे तो पाकिस्तान को ये पता लगे कि इस जंग में भारत का हर एक नागरिक भारतीय सेना के साथ सरहद से लेकर अलग अलग मोर्चों पर खड़ा। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जिक्र हर बार किया जाता है। हम आपको बता दें इसका मतलब है कि समय के अनुसार बिल्कुल अपनी सिचुएशन देखते हुए उस जगह पर जहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होगा उसके लिए पूरी छूट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तीनों सेनाओं को, यानी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना को दी है। और ये तैयारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कुपवाड़ा का फॉरवर्ड एरिया जहां पर आज भी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, उसके अलावा उरी सेक्टर यानी बारामूला सेक्टर, नीचे की तरफ पुंछ, उसके साथ सुंदरबनी, अखनूर, नौशेरा, इन सभी एरियाज में 30 पोस्टों पर फायरिंग की है। लेकिन स्थानीय लोगों की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करते हुए भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के साथ सिविल एरिया को निशाना बना रहा है। इसीलिए भारतीय सेना ने जवाब दिया, कार्रवाई की, जिसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इसीलिए चाहे कश्मीर का एरिया हो, फॉरवर्ड लोकेशंस पर घरों में जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं उनको एक बार फिर से हिदायत दी गई है कि अगर शेलिंग होती है या फिर अगर कहीं से भी गोलीबारी तेज होती है तो इन अंडरग्राउंड बंकर्स का परिवार के लोगों के साथ इस्तेमाल करें और पूरी तरह से सुरक्षित रहें। पाकिस्तान को डर और खौफ इस बात बहुत ज़्यादा है
क्योंकि उनको लगता है कि पहलगांव अटैक के बाद भारतीय सेना या फिर भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारत के प्रधानमंत्री चुप नहीं बैठेंगे। सुरक्षा बलों को इस बात का पूरा शक है कि पहलगाम में टेरर अटैक करने वाले आतंकी पिछले 10 दिनों से जंगल में छिपे हुए हैं, आतंकी गुफाओं और वहां पर बने हुए नेचुरल हाइडआउट्स में दुबके हुए हैं। और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों में गहन तलाशी अभियान चला रही है और ये लगातार बीते 10 दिनों से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल पहलगाम, बैसरन घाटी, तारनू, हपतगुंड, डावरू और उसके साथ ही सटे हुए इन इलाकों के घने जंगलों की तलाशी कर रही है। आतंकियों को पकड़ने के लिए पहलगाम, बैसरन घाटी और इसके आसपास से सटे हुए 20 किलोमीटर के दायरे में 20 अप्रैल से लगातार एक्टिव रहकर अलग अलग मोबाइल फोन के टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जानकारी हासिल कर रहा है। यानी कि घटना के 2 दिन पहले से उस एरिया में जितने भी कॉल एक्सचेंज हुए हैं उसे तलाशा जा रहा है, वहां से लीड निकालने की कोशिश हो रही है। पहलगाम टेरर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सरहदों पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है और भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी से उसका जवाब दे रहे हैं और साथ ही साथ पूरे कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासकर पहलगाम हमले में शामिल मिलिटेंटों के खिलाफ साउथ कश्मीर के जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का ऑपरेशन आज 10वें दिन भी जारी है। 4 ऐसे स्पॉट्स कश्मीर में चुने गए हैं जहां पर यह आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं इलाकों में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जहां पर हजारों जवान जो है मिलिटेंटों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। साथ ही साथ करीबन 3000 से अधिक लोगों से अब तक पूछताछ की गई है और उनमें से 75 OGWs को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलिटेंट संगठनों से था। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है।